हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज है 29 जून और आज की इस वीडियो में हम 29 जून से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। और आप में जो भी रेलवे के एस्पिरेंट हैं उनके लिए टेक्स्ट बुक पर आरआरबी एनटीपीसी 2021 के अपडेटेड और लेटेस्ट 176 टेस्ट ये आप लोगों को मिलेंगे, जिसमें कि 26 टोटल टेस्ट फ्री हैं। साथ में आप लोगों को आरआरबी एनटीपीसी इसका जो CBT 2 होना है इसके लिए अपडेटेड 90 टेस्ट, जूनियर ट्रांसलेटर के 200 टेस्ट और ये सभी आप लोगों को मिल सकेंगे। साथ ही आप फ्री टेस्ट के लिए साइन अप कर सकते हैं फॉर बेटर एक्सपीरियंस और यूज़ द कूपन स्टडी 10 का कूपन आप यूज़ किए और टेक्स्ट बुक पर काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स के स्टडी मटेरियल और मॉक टेस्ट ये अवेलेबल होते हैं, जिसमें आप लोगों को रेलवे, SSC, बैंकिंग, डिफेंस आदि सभी एग्ज़ामों से रिलेटेड 8000 प्लस मॉक टेस्ट एक साल के लिए कितने में 299 में और 2 साल के लिए ये आप लोगों को मिल सकेगा 499 में। तो यदि आप इसे लेना चाहें तो आप स्टडी 10 का कूपन इस्तेमाल करके इसे परचेस कर सकते हैं। इससे आप लोगों को 30 रुपये एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल सकेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 से किस शहर को सम्मानित किया गया है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सेम क्वेश्चन मैंने आज फिर क्यों रखा है। देखिए, कल हुआ क्या था, जब मैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर का कंटेंट देख रही थी तब मैंने ये देखा था कि इसमें इंदौर और सूरत इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फिर मैंने 1-2 वेबसाइट और विजिट की जहां मुझे सूरत की जगह जयपुर का नाम दिखाई दिया। तब मैंने टाइपिस्ट को कहा कि आप सूरत हटा दीजिए और इसमें जयपुर ऐड कर दीजिए। और फिर जब कल सुबह फिर से चेक किया तब देखा कि ये सूरत ही था। तो ये गलती हो गई है, इसे आप सुधार लीजिएगा। स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 से इंदौर और सूरत को सम्मानित किया गया है 2020 के लिए। इंदौर जो कि मध्य प्रदेश का एक शहर है, ये स्वच्छता सर्वेक्षण के अनुसार भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। इसी इंदौर से PPL यानी कि प्लास्टिक प्रीमियर लीग इसकी शुरुआत की गई थी। साथ ही आप ये भी याद रखेंगे कि ड्रोन से पूरे शहर को सैनिटाइज करने वाला ये भारत का पहला शहर है। और अब यदि हम बात करें सूरत की, सूरत जो कि गुजरात में स्थित है, ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ताप्ती नदी के किनारे। इसी ताप्ती नदी पर प्रसिद्ध उकाई परियोजना आप लोगों ने पढ़ी भी होगी, ये इसी सूरत में ही स्थित है। और ये जो अवार्ड की घोषणा है किसके द्वारा की गई है, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। इसके मंत्री हरदीप सिंह पुरी। इंदौर और सूरत स्मार्ट सिटी के लिस्ट में इन्होंने अवार्ड जीता है और ऐसा पहली बार हो रहा है कि राज्य को भी यहाँ स्मार्ट सिटीज़ की स्थिति के लिए अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जैसे कि टॉप पर यूपी, फिर मध्य प्रदेश, इसके बाद तमिलनाडु का स्थान आता है। जबकि जो चंडीगढ़ है, पंजाब हरियाणा की राजधानी, इसे सर्वश्रेष्ठ UT का अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी स्पेस एजेंसी दुनिया के पहले शारीरिक रूप से अक्षम अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करने और लॉन्च करने जा रही है। तो ये जा रही है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। देखिए, ऐसे व्यक्ति जो कि शरीर से अक्षम हैं उन्हें भी अब अंतरिक्ष में जाने का मौका मिलेगा, ऐसा फैसला किया है यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा। इसकी तरफ से इस बार एस्ट्रोनॉट्स के लिए एक खास एप्लीकेशन की कैटेगरी रखी गई है, जिसमें कि ऐसे व्यक्ति जो कि शारीरिक रूप से भी अक्षम हैं ये लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसा पहली बार है कि जब यूरोपियन स्पेस एजेंसी दिव्यांगों के लिए ऐसा पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है। और मकसद यही है कि ऐसे लोग जो कि कम लंबे हैं या फिर शरीर के किसी अन्य विकार से ग्रसित हैं उन्हें भी यहाँ अप्लाई करने का मौका मिल सके। ऐसा ही फैसला किया गया है यूरोपीय स्पेस एजेंसी के द्वारा, जो कि एक अंतर सरकारी संगठन है। 22 सदस्य राष्ट्र इसमें शामिल हैं। 1975 में इसकी स्थापना हुई थी और हेडक्वार्टर स्थित है पेरिस में। पेरिस जो कि फ्रांस की कैपिटल है, सीन नदी के किनारे बसी हुई है। अगला क्वेश्चन है, देश में पहली बार एयरफोर्स के किस स्टेशन पर 27 जून 2021 को ड्रोन से विस्फोटक हमले हुए हैं। तो ये हमला भी हाल ही में हुआ है जम्मू कश्मीर के एयरफोर्स स्टेशन पर। आप लोगों ने ये न्यूज़ तो पढ़ी भी होगी, जिसमें कि मतलब कि इस धमाके में 2 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। ये जो पूरी घटना है ये जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के टेक्निकल एरिया के पास की है, जहां 5 मिनट के गैप के बाद 2 ब्लास्ट हुए हैं। पहला ब्लास्ट परिसर की बिल्डिंग की छत पर और दूसरा ब्लास्ट इसके नीचे हुआ है। 2 ड्रोन का इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, यहाँ से सवाल ये भी बनता है कि इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद ये कैसे हो गया, और यहाँ तक कि इसे राडार भी नहीं पकड़ पाया, क्योंकि ये जो एरिया है बहुत ही सिक्योर जोन है। और ये डिफेंस सिस्टम को फेल करके ये जो ड्रोन है ये यहाँ कैसे पहुँच गया और हमला करने में कैसे कामयाब हो गया।
तो यहाँ सवाल तो उठते ही हैं। फिलहाल इस मामले की जो जांच है ये कर रहा है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि NIA, और UPA एक्ट यानी कि अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटी एक्ट के तहत FIR इसमें दर्ज कर ली गई है। और ये पूरी घटना है जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर जो कि इस समय चर्चे में भी है। क्यों चर्चे में है? आर्टिकल 371 के कारण। ऐसा विचार किया जा रहा है कि क्या जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 371 लाया जा सकता है। अब ये क्या है, तो आप लोग ये तो पढ़े होंगे कि आर्टिकल 370 के तहत ही जम्मू कश्मीर को स्पेशल राज्य का दर्जा दिया गया था। हालांकि इसे 2019 में ख़त्म कर दिया गया था। और हमारा जो आर्टिकल 371 है ये अन्य राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देता है। तो यहाँ 371 लाए जाने पर विचार किया जा रहा है। दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे ब्रिज ये जम्मू कश्मीर में ही बनाया जा रहा है, चिनाब नदी पर। साथ ही जम्मू कश्मीर में स्थित जो चेनानी नाशरी सुरंग है इसका नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने फेम 2 योजना को कब तक बढ़ाने का फैसला किया है। तो ये बढ़कर अब हो जाएगा 2024 तक। तो सबसे पहले तो यही जान लेना ज़रूरी है कि फेम ये है क्या। फेम की फुल फॉर्म बनती है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। ये जो फेम योजना है ये लाई कब गई थी, तो इस योजना की शुरुआत वैसे तो की गई थी 2015 में, जब इसका पहला चरण था। पहला चरण चला 2019 तक। फिर जब दूसरे चरण की शुरुआत हुई ये 2019 से 2022 तक चलने वाला था, लेकिन अब इसे 2 साल और बढ़ाया गया है और ये जो योजना है ये 2024 तक चलाई जाएगी। ये पूरी योजना है क्या, तो यह योजना राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना का ही एक हिस्सा है। लोगों को ई वाहनों के प्रति अट्रैक्ट करने के लिए कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा ई वाहन खरीदें, इसके लिए उन्हें सब्सिडी भी दी जाएगी। ऐसा फैसला किया गया है सरकार के द्वारा। और इसी फेम योजना में अभी हाल ही में संशोधन भी किया गया था। मैंने आप लोगों को बताया भी था संशोधन क्या था, कि पहले जो सब्सिडी 10,000 रुपये की मिलती थी अब ये 15,000 रुपये तक की मिलेगी। यही है फेम योजना और इसी के तहत अब इसे बढ़ाया गया है 2024 तक के लिए। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश में 4 दशक के बाद यानी कि लगभग 40 साल के बाद पहली बार किसी महिला ने मंत्री पद की शपथ ली है। तो ये शपथ अभी हाल ही में ली गई है पुदुचेरी में। इन महिला मंत्री को आप देख सकते हैं, इनका नाम क्या है, चंदिरा प्रियंका। आप ये तो जानते हैं कि हाल ही में पुदुचेरी के नए मुख्यमंत्री बने हैं, इनका नाम है N रंगासामी। और अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ही यहाँ के मंत्रिमंडल में विस्तार हुआ है 27 जून 2021 को। और यहाँ की जो उपराज्यपाल हैं तमिलिसाई सौंदरराजन, वैसे ये तो है तेलंगाना की राज्यपाल, लेकिन ये पुदुचेरी के भी उपराज्यपाल का एडिशनल चार्ज संभाल रही हैं। इन्होंने अभी हाल ही में 4 विधायकों को शपथ दिलाई है, जिसमें से कि एक महिला विधायक है चंदिरा प्रियंका। तो ये जो चंदिरा प्रियंका है ये 4 दशक से भी अधिक समय में पुदुचेरी की पहली महिला मंत्री बन गई हैं। यदि हम बात करें पुदुचेरी की, तो आप देख सकते हैं इसका विस्तार कितने राज्यों में है, कुल 3 राज्यों में है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं तमिलनाडु में ये है पौंडीचेरी और करईकाल। इसके बाद केरल में आप देख सकते हैं ये है माहे, और आंध्र प्रदेश में आप देख पा रहे हैं ये है यनम। और आप क्या रिलेट कर सकते हैं, तो देखिए कुछ समय पहले ही मैंने आप लोगों को बताया था कि भारत का पहला हर घर जल राज्य ये गोवा बना था। ये तो आप लोगों को मालूम ही है, जहाँ गोवा के हर घर में नल का कनेक्शन पहुँच गया है। इसके बाद तेलंगाना और अंडमान निकोबार। इसके बाद चौथा राज्य या आप यूटी कह सकते हैं जो कि पुदुचेरी बना था, जहाँ हर घर नल का कनेक्शन पहुँच चुका है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल विजेताओं को 3 करोड़ के अनुदान देने की घोषणा की है। तो ऐसी घोषणा भी हाल ही में की गई है तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा। ये तो आप सभी जानते हैं कि इस साल के जो ओलंपिक हैं ये कहाँ होने हैं, जापान की राजधानी टोक्यो में। ये लास्ट ईयर ही होने थे, 2020 के हैं। कोरोना के कारण ये पोस्टपोन कर दिया गया था। तो हर राज्य के खिलाड़ी अपने स्तर पर अच्छा प्रयास करें और गोल्ड जीत कर आएँ। इसके लिए कई राज्य सरकारें हैं जिन्होंने इन्हें प्रोत्साहित करने के लिए घोषणाएं की हैं। जैसे कि कुछ समय पहले ही राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा ये घोषणा की गई थी कि राजस्थान का कोई भी खिलाड़ी जो कि इस ओलंपिक में गोल्ड जीत कर आएगा, इन्हें 3 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा, जबकि पहले कितनी मिलती थी, 75 लाख। अब ऐसा ही कुछ फैसला कर लिया है तमिलनाडु गवर्नमेंट ने। और जो भी खिलाड़ी सिल्वर मेडल जीतेंगे उन्हें 2 करोड़ और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को 1 करोड़ रुपए देगी तमिलनाडु गवर्नमेंट। तो आप मैप में देख सकते हैं तमिलनाडु की लोकेशन। इसकी राजधानी चेन्नई में ही ओला के द्वारा विश्व का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना ये खोला जा रहा है। हाल ही में यहाँ के नए मुख्यमंत्री बने हैं MK स्टालिन।
अब हम तमिलनाडु से रिलेटेड कुछ करंट फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। आप लोगों ने एम नेत्रा और एम वीर लक्ष्मी के बारे में तो सुना ही होगा। एम नेत्रा जिन्हें यूनाइटेड नेशन के द्वारा गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर अपॉइंट किया गया, जबकि जो एम वीर लक्ष्मी हैं ये भी हाल ही में भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनी, जो कि तमिलनाडु से ही बिलोंग करती हैं। साथ ही आरबीआई के जो 23वें गवर्नर रहे हैं रघुराम राजन, इनकी नियुक्ति भी हाल ही में तमिलनाडु के आर्थिक सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, फाइबर और खनिजों से भरपूर जो ड्रैगन फ्रूट है इसकी पहली खेप हाल ही में किस शहर को निर्यात की गई है? तो ये एक विदेशी शहर है जिसका नाम है दुबई। ड्रैगन फ्रूट ये कुछ इस तरह से होता है, इसकी इमेज आप देख पा रहे हैं। अच्छा, इस समय आप लोगों ने यदि ध्यान दिया हो तो भारत के कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनका विदेशों में निर्यात किया जा रहा है ताकि इसे एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिले, साथ ही किसानों की आय में भी बढ़ावा हो सके। जैसे कि बिहार के 2 प्रोडक्ट हैं, कौन कौन से हैं? जर्दालू आम और शाही लीची। इसका एक्सपोर्ट कहाँ किया गया है? ब्रिटेन को। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि उत्तराखंड का जो जैविक बाजरा है इसका एक्सपोर्ट किया गया डेनमार्क को। उत्तर प्रदेश का जो बुद्धा चावल है, जिसे आप काला नमक चावल के नाम से जानते हैं, इसका एक्सपोर्ट किया गया सिंगापुर को। जबकि असम का जो लाल चावल है इसका एक्सपोर्ट यूएसए को किया गया है। साथ ही मैंने आप लोगों को महाराष्ट्र के भी 2 प्रोडक्ट बताए थे, एक तो केला था और पालघर का एक चीकू था, यदि आप लोगों को याद होगा। तो इन सभी प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट किया जा रहा है विदेशों में। वैसे ही ये जो ड्रैगन फ्रूट है इसका एक्सपोर्ट दुबई को किया गया है, जो कि फाइबर और खनिजों से भरपूर है। इसकी पहली खेप दुबई को भेजी गई है। तो भारत में ड्रैगन फ्रूट को कमलम के नाम से भी जाना जाता है और इस फ्रूट का उत्पादन भारत में 1990 के दशक से शुरू हुआ था। इसी का एक्सपोर्ट किया गया है दुबई को। दुबई जो कि यूएई का एक शहर है, यूएई की राजधानी है अबू धाबी। तो हम बात कर रहे हैं दुबई की। इसी दुबई में स्थित है बुर्ज खलीफा। साथ ही दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित झूला ये इसी दुबई में स्थापित किया गया है। और इंडियन करेंसी को स्वीकार करने वाला विश्व का पहला एयरपोर्ट ये दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही बना था। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रुप की इंडियन होटल्स कंपनी के ताज ब्रांड को विश्व का सबसे मजबूत होटल ब्रांड का टैग दिया गया है? तो ये भी हाल ही में दिया गया है टाटा ग्रुप को। इसी टाटा ग्रुप का है ताज होटल। ये कहाँ स्थित है? मुंबई में, जो कि भारत की शान कहलाता है। इसी ताज होटल में 2008 में आतंकवादी हमला भी हुआ था, ये तो आप लोगों को मालूम ही है। और इसी ताज होटल को अभी हाल ही में दुनिया के सबसे मजबूत होटल ब्रांड का टैग दे दिया गया है, जो कि 1903 में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? जमशेदजी टाटा के द्वारा। ये वही जमशेदजी टाटा हैं जिन्हें दुनिया का सबसे बड़ा दानवीर अभी हाल ही में घोषित किया गया है। मतलब कि शताब्दी का 20वीं शताब्दी के सबसे बड़े दानवीर ये जमशेदजी टाटा ही थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने यूरोप को मेड इन इंडिया ई बाइक का अपना पहला बैच निर्यात किया है? तो ये भारत के लिए तो बहुत प्राउड की बात है। ये एक्सपोर्ट अभी हाल ही में किया गया है हीरो साइकिल्स के द्वारा। मेड इन इंडिया के तहत, मतलब कि मेड इन इंडिया ई बाइक, इसका पहला बैच इसने भेज दिया है यूरोप। यूरोप में भी कहाँ? तो जो यूरोपीय कंट्री है जर्मनी, यहाँ इसकी पहली खेप पहुँचाई गई है। करीब 200 बाइक यहाँ भेजी गई है। कंपनी ने हीरो इंटरनेशनल के HNF ब्रांड के तहत इस ई बाइक का निर्यात किया है जर्मनी को। और इस समय आप लोग देख भी रहे होंगे, भारत ही नहीं दुनिया की ऐसी कई कंट्रीज़ हैं जो कि ई वाहनों को बढ़ावा दे रही है। ऐसा माना जा रहा है कि दुनिया का जो फ्यूचर है ये इलेक्ट्रिक वाहनों में ही है। अब ऐसा क्यों? तो यदि आप लोगों को याद होगा तो कुछ समय पहले ही IPCC के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई थी जिसमें ये बताया गया था कि जिस हिसाब से ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ रही है, ऐसा ना हो कि 2100 वर्ष 2100 के आते आते तक दुनिया का टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाए। यदि 2 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाएगा तब क्या होगा? ग्लेशियर का पिघलना ये तेज़ी से होगा। ग्लेशियर पिघलेंगे तो समुद्र का जो जल स्तर है ये भी बढ़ेगा। इससे होगा क्या कि ऐसे देश या ऐसे शहर जो कि समुद्र के किनारे बसे हुए हैं ये धीरे धीरे उसमें समाने लगेंगे। और यदि दुनिया के देश ये अनहोनी से रोकना चाहते हैं तो इन्हें पृथ्वी का जो वैश्विक तापमान है इसे 1.5 डिग्री सेल्सियस पर ही रोकना होगा। तभी ये संभव है कि उन देशों को बचाया जा सकता है। इसलिए काफ़ी सारे देश हैं जो कि ये प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरह से जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है इसे कम किया जा सके। आप लोग देख भी रहे होंगे इस समय वृक्षारोपण पर भी काफ़ी जोर दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना की शुरुआत कहाँ हुई है? इसकी शुरुआत अभी हाल ही में दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। इस योजना के तहत होगा क्या? तो देखिए, कोविड-19 महामारी के कारण एक सदस्य को खोने वाले परिवार को वित्तीय सहायता देगी दिल्ली गवर्नमेंट।
समाज कल्याण विभाग के द्वारा जो अधिसूचना जारी की गई है इसमें यह बताया गया है कि कोरोना महामारी के बीच एक सदस्य को खोने वाले प्रत्येक परिवार को 50,000 रुपये राशि दी जाएगी। साथ ही ऐसे परिवार जिन्होंने कोविड-19 महामारी के कारण अपने परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य को खो दिया है उन्हें भी 25,000 रुपये प्रति माह की पेंशन प्रोवाइड कराएगी दिल्ली गवर्नमेंट। दिल्ली से रिलेटेड कुछ फैक्ट मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जैसे कि दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, ये तो आप लोगों को मालूम है। भारत का पहला वॉर मेमोरियल ये भी दिल्ली में ही स्थित है। दिल्ली में अभी हाल ही में एक योजना है जो कि चर्चे में रही थी, घर घर राशन योजना। वृक्षारोपण नीति लागू करने वाला पहला राज्य ये दिल्ली है। हाल ही में दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा ई वाहनों को 100% टैक्स फ्री घोषित किया गया है, मतलब कि इन्हें किसी भी तरह का रोड टैक्स नहीं देना होगा। इसी प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए ऑड इवन पहल और रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान, ये सभी पहल है दिल्ली गवर्नमेंट की। कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था, राइट आंसर था राजस्थान। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, हाल ही में FATF ने फिर से किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है? तो इसका जो भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।